हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 यानी मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम मनी और क्रेडिट टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम जो है वो आज के टाइम की बात नहीं हो रही है। बहुत पहले गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाता था। उस वक्त मनी का कोई टर्म नहीं था, मनी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, बल्कि जब लोग एक दूसरे अगर उन्हें कुछ परचेज़ करना होता था किसी और से, तो वो अपने गुड्स देकर ही दूसरे गुड्स को परचेज़ कर पाते थे। जैसे अगर किसी पर्सन को शूज़ चाहिए, तो अगर वो वीट प्रोड्यूस करता है तो वो अपने वीट को सेल करेगा उसको शू मेकर को, और उससे वो शूज़ लेगा। ठीक है, तो मतलब पैसे नहीं थे उस वक्त, गुड्स देकर ही हम गुड्स को लेते थे। तो लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां थी। क्या खामियां थी, इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब कि अब देखो, कोई पर्सन है वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा शू बना रहा है, तो किसका जो है वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता। और मुझे जो है जो चाहिए, ठीक है, और वो पर्सन दूसरा वो नहीं बेच रहा, मुझे उसको सर्च करना पड़ेगा कि दूसरा पर्सन कहाँ क्या बेच रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। और वो मेरे गुड्स को लेगा या नहीं लेगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो चाहिए, ठीक है, वो दूसरा पर्सन जो है वो देने को रेडी हो जाए इस बेसिस पे कि मैं क्या बेच रहा हूँ उसको। ठीक है ना, कि अगर मैं उसे वीट दे दूँ, उसके पास ऑलरेडी वीट हो, फिर अगर वो वीट ना ले रहा हो तो भाई मैं तो वीट ही प्रोड्यूस करता हूँ, मैं तो उसे वीट ही दे सकता हूँ। ठीक है, तो भाई हम किस तरीके से एक्सचेंज कर पाएंगे? तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उस टाइम जब ये गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, तो और इसमें और भी चीज़ होती थी, जैसे कॉम्प्लेक्स होता था, मतलब इसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता था कि किसको गुड्स बेचें, कौन हमारे गुड्स को ख़रीदेगा और हमें वो चीज़ देगा जो हमें चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता था। ठीक है, और एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब हमें अपने गुड्स की वैल्यू बतानी पड़ती थी। मतलब उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि उनके गुड्स की वैल्यू होती क्या है। मतलब वो 1 लीटर ऑयल के बदले में, आप अगर आपके पास 1 लीटर ऑयल है और आप शूज़ ख़रीदना चाहते हो या फिर कुछ और ख़रीदना चाहते हो, तो उसके बदले में आपको जो है कितने सारे शूज़ जो हैं, मतलब 1 लीटर ऑयल की क्या कीमत है या शूज़ की क्या कीमत है, उस वक्त ये सब किसी भी पर्सन को नहीं पता था। ठीक है, तो ऐसे कई बार होता था कि ज़्यादा जो है अमाउंट के हम गुड्स दे देते थे एक छोटी सी चीज़ को लेने के लिए। ठीक है, तो ये उस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट था वैल्यू निकालना किसी भी गुड्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशंस थे इसके बार्टर सिस्टम के। तो इसीलिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया और उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। ठीक है, अब मनी के आने के बाद जो है ये सारी प्रॉब्लम्स, जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, वो सारी जो है ख़त्म हो गई। ठीक है, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, अब हमें जो है ढूंढने नहीं जाना पड़ता कि किस पर्सन के पास क्या है, और मुझे अगर शूज़ चाहिए या ऑयल चाहिए या फिर शुगर चाहिए, तो मुझे जो है किसी पर्सन को ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि भाई शुगर इसके पास है या इसके पास नहीं। मुझे राशन की शॉप में जाकर सारी चीज़ें ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो गई। देन उसके बाद हमारे लिए ये बहुत सिंपल हो गया कि पैसे दो और सामान लो। ठीक है, हमें अपनी ये पैसे की वैल्यू से, हम मनी की वैल्यू से पता लगा लेंगे कि भाई इस गुड्स की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू करना बहुत इजी हो गया। ठीक है, मॉनेटरी यूनिट्स में भाई हमें पता है कि 10 रुपीज़ केजी जो है पोटैटो मिलेंगे, या फिर 30 या 40 पर केजी जो है हमें शुगर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए ईजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया मनी से, कि हम जो है एक्सचेंज बहुत ईज़िली कर पा रहे हैं। ठीक है, जो कि बार्टर सिस्टम में ईजी नहीं था। तो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को कौन करता है? मनी। तो इसके हम मॉडर्न फॉर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं। मनी का जो है वो अगर आप देखें तो 3 कंसिस्ट हैं। एक तो पेपर नोट, दूसरा कॉइन और तीसरा बैंक डिपॉजिट। ठीक है, आप पेपर नोट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पैसे, और कॉइन्स भी हम सिक्के जो यूज़ करते हैं, साथ ही साथ जो हम चेक यूज़ करते हैं बैंक के लिए, ठीक है, वो सब क्या है? मनी के फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी
मनी के फॉर्म में, ठीक है। मतलब पहले गुड्स के बाद जब लोगों को मनी, उन्हें लगा कि नहीं हमें कोई वैल्यू निकालनी चाहिए, तो मनी के फॉर्म में उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है। देन उसके बाद पेपर नोट्स आए, कॉइन्स आए एंड देन बैंक डिपॉजिट्स आए, ठीक है। तो मॉडर्न, लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि मॉडर्न जो करेंसी है उसकी खुद की कोई अपना यूज़ नहीं है। अब आप पेपर का कोई वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। कॉइन का कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस पर 1 रुपी नहीं लिखा है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है स्टाम्प नहीं लगा हुआ है, तब तक जो है वो कॉइन नहीं है, ठीक है। वो कॉइन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पेपर नोट है 10 रुपीज़ का या 100 या 500, 1000, 2000 का, तो 2000 के नोट पर जो है अगर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर ना हो या फिर उसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड ना किया हो, तो उस पेपर का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब खुद पेपर का कोई यूज़ नहीं है, बल्कि उस पर जो गवर्नमेंट ने अपना सिग्नेचर किया है या उसे ऑथराइज्ड किया है, उसकी वैल्यू है कि गवर्नमेंट ने इस नोट को जो है 2000 की वैल्यू दी है, ठीक है। ऐसी कॉइन्स में भी जो है वैल्यू दी गई है, ठीक है, और उसको ऑथराइज्ड किया है गवर्नमेंट ने, देन हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन पहले क्या था कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनकी खुद की वैल्यू होती थी, क्योंकि इसमें जो आप गोल्ड जो है बेचने जाओगे उससे पैसा मिलेगा, सिल्वर बेचोगे उसमें पैसा मिलेगा, कॉपर बेचोगे उसमें भी पैसा मिलेगा। लेकिन आप 1 रुपये के सिक्के को बेचने जाओगे कि भाई तुम इससे जो है जो भी वैल्यू उसकी निकल रही है वो दे दो हमें, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आज मॉडर्न करेंसी की खुद का कोई यूज़ नहीं है जब तक उस पर वो ऑथराइज ना हो। जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि वाई वी यूज़ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम क्यों यूज़ कर पा रहे हैं मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्योंकि वो क्या है, ऑथराइज्ड है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कंट्रोल कौन कर रहा है उसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और कोई उसे एक्सेप्ट करने से, कोई भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं मनी के बेसिस पे, तो उसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता कि भाई मैं पैसे नहीं लूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकता कोई, क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर मनी की ही हो रही है तो उसमें उसे मनी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन इसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, हम उसकी वैल्यू जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम गुड्स की वैल्यू मनी के थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि मनी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मनी को हम यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा और उसे आरबीआई कंट्रोल कर रही है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जैसे अब देखो, पैसे आपने कमाए, मान लो आपकी इनकम जो है 20,000 है, आप उसमें से महीने के 10,000 खर्च कर रहे हो, तो 10,000 आप सेव कर रहे हो, ठीक है। 10,000 आपके बच रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि ये मैं जो है किसी सेफ जगह पे रखूँ, तो उसे आप अपने बैंक में डाल रहे हो, ठीक है। और डिमांड मतलब जब आप चाहो, जब आप डिमांड करो तब वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो बैंक में आप पैसे क्यों रख रहे हो? ताकि वो सेफ़ रहें, और जब आप चाहो, जब आपको ज़रूरत हो, तब आप उसको विड्रॉ कर सको। दैट इज़ द डिमांड डिपॉजिट, ओके। तो इसमें आप अपने डिमांड के थ्रू जो है कभी भी चाहो तो पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि हम पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो, हमारे पैसे की सेफ्टी बनी रहती है, साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट भी मिलता है जो भी हम डिपॉजिट करते हैं। जैसे अगर आप सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसे डालते हो, ठीक है, आपने अपना सेविंग अकाउंट खोल रखा है बैंक, किसी भी बैंक में, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ महीनों में आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलता है साथ ही साथ। तो घर पे रखने से हम उसको सेव भी नहीं रख पाएंगे और उसका हम इंटरेस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो दैट इसीलिए जो है डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक में आप सेफली उसको डिपॉजिट कर सकते हो, साथ ही साथ उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और कभी भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। इसी में चेक की फैसिलिटी भी बैंक हमें देता है। तो चेक क्या होता है? चेक होता है जिसमें अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, अगर आप कैश में नहीं कर रहे हो तो आप चेक के थ्रू से पे कर सकते हो कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, लाख तक जो है आप चेक के थ्रू किसी भी पर्सन को पे कर सकते हो, ठीक है। जितना चाहो आप उतना पे कर सकते हो अगर आप कैश में पे नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। बड़ी अमाउंट वैसे भी कोई भी पर्सन कैश में पे नहीं करना चाहता अगर वो ब्लैक मनी ना हो तो, ठीक है। तो उस चेक को जो है आप
किसके नाम पे लिखोगे, आप उस चेक पर किसका नाम लिखते हैं जिसको आपको पे करने होते हैं। जैसे अगर आप एक्स को पे कर रहे हैं तो आप एक्स का नाम लिखेंगे, देन अमाउंट बॉक्स पे आप उसका जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो वो लिखेंगे और आप अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट डालेंगे, ठीक है, और आप उसे बैंक में दे देंगे, ठीक है। तो आप होगा क्या कि आपके अकाउंट से उतने जो पैसे हैं वो डेबिट हो जाएंगे और जिसको भी आप पे कर रहे हो उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्रू बैंक ही ये सारा कुछ ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, चेक जो है वो फिल किया, अमाउंट डाली और वो सारा काम अब कौन करेगा, बैंक करेगा। तो ये सेफ्टी के थ्रू जो है सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न एक्सचेंज आए हैं, मॉडर्न फॉर्म्स आए हैं मनी के, इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, आप घर बैठे बैठे आप पेमेंट कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कितने सारे ऑप्शंस हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो फिर भी बहुत ओल्ड चीज़ें हो गई हैं कि चेक देना, और ये आजकल तो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें चलती हैं। नेट बैंकिंग से आप सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो ईजिली घर में बैठकर, ठीक है। तो बैंक जो है आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करवा रही है। तो ये सारे जो हैं बेनिफिट्स हैं, एक टाइप ऑफ एक्सचेंज है कि आप इजीली किस तरीके से ट्रांजैक्शन को फास्टली कर पाओ, ठीक है। तो अभी हमने जो है इस चैप्टर में रीड किया बार्टर सिस्टम और उसके लिमिटेशंस, देन मनी किस तरीके से उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर पा रहा है, देन उसके बाद हमने उसके न्यू मॉडर्न फॉर्म्स को जाना और हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं मनी को, और डिमांड डिपॉजिट और चेक क्या है इसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोन के बारे में जानेंगे, लोन और उसकी एक्टिविटी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे जाकर सब्सक्राइब करके वो नोट्स ले सकते हैं। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, और अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको इसमें तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।